जी। हाँ, सभी को नमस्ते। सभी सादर को प्रणाम दीदी। नमस्ते। जी। बस ट्रिनिडाद से आशा मोर जी अभी जुड़ रही हैं। जैसे ही वे जुड़ जाती हैं, हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जो मैडम आ गई हैं, वो आ गई आ हैं। गई हैं। जी, जुड़ अच्छा, गई तो हैं। सभी लोग जुड़ गए नमस्कार, हैं, मैं मुझे आशा लग रहा मोर। है नीरज जी। अच्छा, तो नमस्ते आशा जी, नमस्ते। नमस्ते। तो नीरज जी, अब आप प्रारंभ कर सकते जी, हैं। ओके मैम। सभी को नमस्कार। भारत से कार्यक्रम की नमस्ते। अध्यक्षता कर रही हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर शशि मुदिराज जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की जी महासचिव नमस्ते। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी एवं उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई में निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड्स की अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी, होली नेम कॉन्वेंट स्कूल त्रिनिदाद से श्रीमती आशा मोर जी, केंद्रीय विद्यालय तेहरान ईरान से वलजिंदर कौर जी, फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रजनी रणपिसे जी, कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं, त्रिनिदाद से आर्यल विदेशी जी, ईरान से हर्षदीप सिंह जी तथा भारत से राहुल गजानन दांडगे जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा होली नेम कॉन्वेंट स्कूल त्रिनिदाद, केंद्रीय विद्यालय तेहरान ईरान, हिंदी आंदोलन परिवार उबुंटू भारत, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड्स, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, इंटेलिजेंट माइंड ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 27। अब समय है इस आयोजन की औपचारिक शुरुआत का, उस क्षण का जब शब्दों की ऊष्मा से विचारों का सृजन हो। स्वागत भाषण के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय की माननीय महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से इस मंच को गरिमा प्रदान करें। आपका स्वागत है मैडम। हाँ, धन्यवाद नीरज जी। अध्यक्ष महोदया और विभिन्न देशों से जुड़े शिक्षक एवं छात्रगण, हमें सुन रहे सभी दर्शक एवं श्रोतागण, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर शशि मुदिराज जी का, जो हैदराबाद से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। डॉक्टर मुदिराज जी का परिचय हमें 1 महीने पूर्व प्राप्त हुआ था और हमारा सौभाग्य रहा कि विश्व हिंदी सचिवालय में पिछले महीने जो संगीत दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी गीत गजल का आयोजन किया गया था, उस भव्य कार्यक्रम में हैदराबाद से डॉक्टर शशि मुदिराज जी की सहभागिता रही थी और तुलसी के काव्य में संगीतात्मकता विषय पर उनके वक्तव्य को सुनकर श्रोताओं ने बहुत सराहना की थी और वे बहुत गदगद हुए थे उन्हें वक्ता के रूप में विश्व हिंदी सचिवालय के सभागार में सुनकर। तो डॉक्टर शशि मुदिराज जी सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापिका हैं और बहुत लंबे अनुभव का आज हमें साझा करने वाली हैं। हिंदी साहित्य का उन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन के बाद साहित्य की विविध विधाओं में प्राप्त हिंदी रचनाओं का अध्यापन भी वे करती रही हैं और इसी अनुभव के आधार पर आज वे हिंदी शिक्षकों और छात्रों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। डॉक्टर शशि मुदिराज जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
हमारे साथ जुड़ी हैं त्रिनिदाद से श्रीमती आशा मोर जी, जो पिछले लगभग 40 वर्षों से त्रिनिदाद में निवास कर रही हैं। मूल रूप से आप भारतीय हैं, परंतु त्रिनिदाद में रहते हुए वहां पर आपने हिंदी शिक्षण का भी कार्यभार संभाला, और साथ में त्रिनिदाद के जो साहित्यकार रहे हैं हिंदी के, उन साहित्यकारों का बहुत ही गहराई से परिचय प्राप्त करने के बाद आज आप अ, श्री हरिशंकर आदेश जी के साहित्य पर प्रकाश डालेंगी। श्री हरिशंकर आदेश जी स्वयं एक संस्था के रूप में मात्र त्रिनिदाद में ही नहीं, अपितु अमेरिका और कनाडा, इन देशों में भी उन्होंने हिंदी का प्रचार किया, और उनके बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होगी वह कम ही है। लेकिन आज मैं आशा मोर जी को धन्यवाद भी करती हूँ और उनका स्वागत भी करती हूँ कि वे हरिशंकर आदेश जी के संबंध में हमें अधिक ज्ञान प्रदान करेंगी, और साथ ही उनकी छात्रा आर्यल विदेशी हरिशंकर आदेश जी की रचना के बारे में बताते हुए उनकी रचना उन्हें क्यों अच्छी लगी, क्यों प्रिय है, इस विषय पर हमें जानकारी देंगी। तो आशा मोर जी और आर्यल विदेशी जी का त्रिनिदाद से मैं स्वागत करती हूँ। ईरान से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती बजिंदर कौर जी और उनका विद्यार्थी हरदीप सिंह जी। बजिंदर कौर जी पिछले 20 वर्षों से ईरान में हिंदी के पठन पाठन से संलग्न हैं। आप ईरान में मात्र हिंदी ही नहीं, पंजाबी भी पढ़ाती हैं, और केंद्रीय विद्यालय में आरंभ में प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी पढ़ाती रही। उसके बाद ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के रूप में आप माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने लगी। और जो बहुत ही खुशी की बात है कि ईरान में दूतावास द्वारा, भारतीय दूतावास द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र में आप 17 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाती हैं और पारसी भाषा के माध्यम से हिंदी सिखाती हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्रीमती बजिंदर कौर जी का मैं स्वागत करती हूँ, और उनका विद्यार्थी जो केंद्रीय विद्यालय का ही छात्र हैं, वह हिंदी भाषा सीखता है तो क्यों सीखता है, इसकी ओर संकेत करते हुए वह अपनी एक प्रिय कविता हमें सुनाएगा। हर्ष हर्ष हरदीप सिंह का भी मैं स्वागत करती हूँ। भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं रजनी रणपीसे जी श्रीमती, जो सेवानिवृत्त हिंदी शिक्षिका हैं। आप आपने लगभग 25 वर्षों तक विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों को साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ाया, और आज आप बीए और एमए के स्तर के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का अध्यापन कैसे करती रही हैं, और अपने अध्यापन के बल पर स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के मन में साहित्य पठन के प्रति अभिरुचि कैसे जागृत करती रही है, इस विषय पर आप हमें बताएंगी। और मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो हिंदी आंदोलन परिवार है, हिंदी आंदोलन परिवार के अध्यक्ष श्री संजय भारद्वाज जी की सहायता से श्रीमती रजनी रणपीसे जी इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। तो श्री संजय भारद्वाज जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और श्रीमती रजनी जी का स्वागत करती हूँ। साथ में उनके विद्यार्थी राहुल गजानन डांगदे का भी मैं स्वागत करती हूँ। राहुल जो प्रसिद्ध आधुनिक
छायावादी काव्य के कवि हैं। निराला जी के काव्य की विशेषताओं के बारे में हमें बताएंगे और साथ में निराला की अपनी एक प्रिय कविता का भी पाठ करते हुए हमें यह जानकारी प्रदान करेंगे कि निराला की कविताएं उन्हें क्यों अच्छी लगती हैं। तो राहुल जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। त्रिनिदाद से, ईरान से और भारत से जितने भी शिक्षक और छात्र के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सहयोगी हैं, उन सभी सहयोगियों का स्वागत करते हुए विश्व हिंदी सचिवालय के अपने परम सहयोगियों का भी मैं स्वागत करती हूँ और हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से और जूम के माध्यम से जुड़े सभी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। सभी का अभिनंदन है और इसी के साथ हम कार्यक्रम के प्रथम वक्ता जो छात्र हैं उनको सुनना आरंभ करेंगे। श्री नीरज कुमार जी। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने अपने उद्बोधन में न केवल इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला, अपितु अध्यक्ष महोदया, माननीय वक्ता तथा सभी छात्र प्रतिभागियों का आत्मीय स्वागत किया। इस स्वागत भाषण के लिए महासचिव जी को कोटि कोटि आभार। सभी वक्ता एवं छात्र प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करते हुए अपनी प्रस्तुति दें। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आर्यल विदेशी जी के उद्बोधन से, जो त्रिनिदाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप वर्तमान में होली नेम कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययनरत हैं। हिंदी भाषा सीखना आपको अत्यंत रुचिकर लगता है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको अपनी संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझने और जानने का अवसर मिलता है। हिंदी सीखते हुए आपको न केवल आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, बल्कि यह भाषा आपको अपनी पहचान से जुड़ने की प्रेरणा भी देती है। तो आइए सुनते हैं आर्यल विदेशी जी को। नमस्ते, मेरा नाम आर्यल है। मैं 13 साल की हूँ। मैं होली नेम कॉन्वेंट जाती हूँ। मैं त्रिनिदाद में रहती हूँ। मुझे हिंदी सिखाना बहुत रुचिकर लगाता है। मुझे हिंदी सीखने में बहुत खुशी मिलती है। जीवन और भावना। भावना का नाम जीवन है। नित्य निर्मल प्यार की अराना का नाम जीवन। कल्याणों के मनोरम नीर का निर्माण करके प्राण में पावन प्रणय के मिलन का निर्वण भर के सत्य शिव सौंदर्य की सूची साधना का नाम जीवन। सुख मिले हंसता रहे मन, दुख मिले हंसता रहे मन। हो निराश ही निराशा, किंतु हो विचलित नहीं मन। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्या मैं बोल सकती हूँ अब? आशा जी, अभी आपको हम आमंत्रित करेंगे। अभी हाँ, पहले नहीं, विद्यार्थी लेकिन गण बोलेंगे। मैं सिर्फ आर्यल के बारे में बोलना चाहती थी 1 मिनट कि आर्यल अभी हमारी बिगनर्स क्लास की छात्रा है, तो उसको अभी हिंदी सीख रही है। तो उसने बहुत मन से इतना सीखा, याद किया, बोलने
की हिम्मत की मंच पर आकर, उसके लिए मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ। इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाएगी। बहुत त्रिनिदाद धन्यवाद। त्रिनिदाद से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आर्यल विदेशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति हर्षदीप सिंह जी द्वारा होगी, जो ईरान से हमारे साथ आभासी रूप से जुड़े हैं। आप वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय तेहरान में 10वीं कक्षा के छात्र हैं। आपकी हिंदी भाषा में विशेष रुचि है, क्योंकि यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। हम आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हर्षदीप सिंह जी। आप सभी यहाँ पे उपस्थित सभी महासचिव, यहाँ पे सभी अतिथिगण, सबको मेरा नमस्ते। मैं हर्षदीप सिंह केंद्रीय विद्यालय तेहरान की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जन्मभूमि तेहरान ईरान थी, और फिर मुझे ज्यादातर हिंदी में मेरी जन्मभूमि तेहरान ईरान है, पर मेरा दिल और दिमाग भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा का प्रेमी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे ज्यादातर हिंदी बोलने का मौका नहीं मिलता। अगर हमेशा घर में या तो मैं अपने माता पिता के साथ हिंदी बोल पाता हूँ, या तो मैं अपने माता पिता के साथ, या तो अपने स्कूल में अपनी अध्यापिका के साथ। और मेरे ज्यादातर दोस्त यहाँ की स्थानीय भाषा फारसी बोलते हैं। तो मैं एक समय पे मेरा हिंदी बोलने से रुचि कम होने लगी, और मेरी रुचि फारसी भाषा में जाने लगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ घुल मिल पाऊंगा, कि मैं फिर फारसी सीखने लगा, कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने विचार फारसी में बोला करूंगा। पर फिर मेरे साथ एक घटना हुई जिसने मेरे सोचने का ढंग बिल्कुल बदल बदल दिया, जिसने मेरा पूरा पूरा भारतीय हिंदी भाषा का जो था, हिंदी भाषा के बारे में जो मैं सोचता था, वो बिल्कुल बदल दिया। तो मैं अपनी भारतीय भारतीय पोशाक में था, मैं अपने कुर्ते पजामे में था, और मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, तो हिंदी हस्ती, इसका मतलब है कि क्या आप भारतीय हैं? तो मैंने गर्व से कहा, पहले मैंने हिंदी हस्ता, हाँ मैं हिंदी हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो वह बहुत खुश हुआ, मतलब इतनी खुशी मैंने किसी और विदेशी के चेहरे पर नहीं देखी, किसी विदेशी को मिलकर। तो फिर उसने फिर से मेरे से एक और प्रश्न पूछा, उसने मुझे बोला कि कुछ मुझे हिंदी में सुनाइए। तो मैंने बस एक छोटा सा शब्द बोला, नमस्ते। तो उसके मुंह पे जो मुस्कान थी, उसको देखकर मेरी आंखें खुल गई कि एक विदेशी जो भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के बारे में इतना जानता भी नहीं है, वो मुझे देखकर इतना खुश हो रहा है। और हम जो खुद हिंदी भाषा के और हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को पहचानते हैं, भारतीय इतिहास को पहचानते हैं, वह हम खुद हिंदी का अपमान करते हैं, हिंदी को इज्जत नहीं देती है, उसके इतिहास को भूल जाते हैं। तो फिर इस घटना ने मेरी आंखें खोली, क्योंकि उस व्यक्ति की जो चेहरे पे खुशी थी, वह शब्दों में बयां नहीं कर पा। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि आप जहां पे भी हो, जिस विदेश में भी हो, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को ना भूलिए। मेरा बस यही कहने का रीजन मत मैं यही कहना चाहता था। और फिर बाद में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा, जो बहुत ही मशहूर आजकल के कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला के द्वारा बोली गई है। तो फिर वह समाज के ऊपर लिखी गई है, और बहुत सुंदर है, मेरी पसंदीदा कविता है, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव है ना गहराई है। हमने बैंक अकाउंट में कहीं शून्य जोड़ लिए, लेकिन अपने शून्य होने का एहसास घटा नहीं पाए। ट्विटर पर ब्लू टिक ले लिया, पर लाइफ से रेड फ्लैग्स हटा नहीं पाए। आसमानों से जुड़ने की जिद में हम जमीनों से टूट गए। सफलता और सुख में अंतर है, कामयाबी और खुशी में फर्क है, ये समझाने वाले बुजुर्ग कहीं पीछे छूट गए। पेंट हाउस बना लिया, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि अपने बच्चों के साथ रेत के घरौंदे बना पाए। कलाई पर 4 लाख की घड़ी पहन ली, पर इतना वक्त कहाँ कि अपनों के साथ 4 पल बिता पाए।
जो लॉकर में बंद नहीं होती वो भी दौलत होती है। ये बात हम खुद को समझा नहीं पाए। मून और मार्स तक जा पहुंचे, पर अपने छोटे भाई से मिलने दूसरे शहर तक जा नहीं पाए। बड़े बड़े अरमान पूरे कर लिए, छोटी छोटी आरजुएं हाथ मलती हैं। घर से निकलते हुए कभी माँ की दुआएं साथ चलती थी, अब ब्लड प्रेशर की दवाएं साथ चलती है। एक वो भी दिन था जहां थक गए वहीं सो गए, और आज लाखों का मैट्रेस है पर चैन की नींद सोए महीनों हो गए। दिखावा ऐसा कि टूटे हुए पैरों पे ब्रांडेड जूते कसते हैं, और अदाकारी ऐसी कि दिल में जितने ज्यादा आंसू हैं बाहर उतनी जोर से हंसते हैं। इस डिजिटल दुनिया में कहाँ ढूंढे माँ की चिट्ठियां, कहाँ चलेगी बाबूजी के तार कहाँ खो गए। 4,000 फेसबुक पर 4,000 फ्रेंड्स बना लिए, पर जो एक आवाज पर दौड़े चले आते थे वो 4 यार कहाँ खो गए। कंपनी की बैलेंस शीट पर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, रिश्ते लॉस में डूबते जा रहे हैं, और फिर और आसमान भी एक एक करके खत्म हुआ जा रहा है, और फिर भी ये धोखा कि हम चांद कमा रहे हैं। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें जितना शोर है उतना ही सन्नाटा, जितनी भीड़ है उतनी ही तनाई है। एक वजूद हजारों टुकड़ों में बट गया, दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ और होश कहाँ है। एक जब हमारे पास कुछ नहीं था तब सब कुछ था, और अब हमारे पास जब सब कुछ है तब कुछ नहीं है। यहाँ मैं इस कविता के साथ अपने अपने इस प्रोग्राम को, जो अवसर, बहुत सुंदर अवसर जो मुझे आप लोगों के द्वारा मिला है, मैं इसको विराम विराम लगाना चाहूंगा। आप यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्ते, धन्यवाद। हिंदी में इतनी सुंदर कविता प्रस्तुति के लिए ईरान से हर्षदीप सिंह जी को बहुत बहुत आभार। अगली प्रस्तुति के साथ आ रहे हैं भारत से राहुल गजानन दांडगे जी। आपने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए तथा हिंदी अनुवाद में परास्नातक डिप्लोमा पूर्ण किया है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति आपकी विशेष अभिरुचि रही है। आपने हिंदी के विभिन्न कार्यक्रमों में कई बार मंच संचालन का दायित्व सफलतापूर्वक निभाया है। आपका स्वागत है राहुल गजानन दांडगे जी। Yes. आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल गजानन दांडगे है और मैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से हूँ और मैंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे से इसी वर्ष पूर्ण की है। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। वैसे तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो प्रसिद्ध आलोचक है रामविलास शर्मा, उन्होंने निराला जी की जीवनी को 3 खंडों में प्रकाशित किया है और उन पर 5 मिनट में बोलना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। निराला जी का जो स्थान है, जिस प्रकार हिंदी साहित्य में नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान है, जिस प्रकार आलोचना और निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान है, उसी प्रकार से कविता के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि निराला जी का स्थान है। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के महिषादल में हुआ और उनका जो संपूर्ण जीवन है वो एक संघर्ष में बीता है। जब वो 3 वर्ष के थे तो उनकी माता जी का निधन हो गया। जब वो 20 साल के हुए तो उनके पिताजी का निधन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब महामारी आई तो उनकी जो पत्नी है मनोहरा देवी, उनका निधन हो गया। उस महामारी में उनके जो चाचा जी है, उनके भाई, उनकी भाभी, इनका भी निधन हो गया। लगभग उनका जो आधा परिवार है वह इस महामारी में समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर हम ये कहें जो जीवन पूर्ण रूप से एक संघर्ष में बीता है। में एक भावनिक रूप से भी उनकी कई समस्याएं 18 वर्ष की होने के बाद उनकी पुत्री का निधन हो गया था, जिन पर उन्होंने सरोज स्मृति लिखी और उस सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है। पूरे तरह से जीवन को संघर्ष में बिताते हुए निराला जी का जो निधन है वह 1961 में हुआ। मैं बात करना चाहूंगा निराला जी। हम महाकवि के तौर पर, कवि के तौर पर निराला जी को जानते हैं, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि निराला जी ने उपन्यास भी लिखे,
कहानियां भी लिखी, निबंध भी लिखे, आलोचना भी लिखी। तो उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है उनमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, ये जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके कहानी संग्रहों में सखी, लीली, सुकुल की बीवी आदि उनके जो कहानी संग्रह है वह भी प्रसिद्ध है। निराला जी की कविताओं और काव्य संग्रहों पर बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि निराला जी जो है वह भाषा के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति प्रतिबद्ध थे। जब उन्हें किसी ने उन्हें उनसे कहा था कि आपकी मातृभाषा तो बांग्ला है, तो उनका उत्तर था कि जिस प्रकार बांग्ला मेरी मातृभाषा है उसी प्रकार हिंदी भी मेरी मातृभाषा है। और जब कभी मेरी बात मेरे दोस्तों के साथ होती है और जब मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम्हारी तो मातृभाषा मराठी है, तो मैं भी उन्हें यही जवाब देता हूँ कि जिस प्रकार मराठी मेरी मातृभाषा है उसी प्रकार हिंदी भी मेरी मातृभाषा है। निराला जी ने कविता के क्षेत्र में निराला जी छायावाद के कवि है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है निराला जी। उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे उनमें प्रसिद्ध है अनामिका काव्य संग्रह, नए पत्ते का जो कहानी संग्रह है वो प्रसिद्ध है। उनका जो परिमल कविता संग्रह है वो प्रसिद्ध है काव्य संग्रह। परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा था, वह मुक्त छंद में कविता लिखते थे। उन्होंने एक नया छंद, एक नई शैली हिंदी को दी। तो मुक्त छंद के बारे में उन्होंने लिखा था कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति है कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना, उसी प्रकार कविता की मुक्ति यह छंदों के बंधन से मुक्ति पाना है। जाहिर ऐसी बात है कि वह कविता की मुक्ति के परोपकार थे। उनकी कविता जो है वो कविताएं समाज के अलग अलग पहलुओं को छूती है। जैसे उन्होंने एक कविता लिखी है कि उन्होंने जब सड़क के किनारे एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा, तो उन्होंने कविता लिखी कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। भिक्षुक नाम की उनकी जो कविता है वो भिक्षुक पर उन्होंने लिखी है। उन्होंने रानी और कानी जो कविता लिखी, तो वह कविता एक दिव्यांग बच्ची पर लिखी कविता है, एक दिव्यांग लड़की पर, और समाज का किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार रहता है उस पर लिखी कविता है। तो समाज के अलग अलग पहलुओं को उनकी कविताएं छूती है। उनकी जो मुझे अच्छी लगने सबसे पसंद जो कविताएं है उनमें से एक तो उन्होंने जो उनकी पुत्री के मृत्यु के पश्चात जो कविता लिखी थी सर्वस्मृति। उसके बाद उन्होंने 1936 में जो लिखी राम की शक्ति पूजा। तो मुझे राम की शक्ति पूजा बहुत पसंद है और मुझे प्रेरणा देने का काम जो है वह राम की शक्ति पूजा कविता करती है। उन्होंने जो कुकुरमुत्ता लिखी थी वो तो हमारे सिलेबस में लगी थी, तो वो भी मुझे एक अच्छी कविता लगी। उनकी जो मुझे सबसे पसंद कविता है जो कि उन्होंने श्रृंगार रस में लिखी हुई कविता है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि उस कविता का शीर्षक है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ये घाट वही जिस पर हंस कर वह कभी नहाती थी दस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे कपते थे कपते थे दोनों पाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी देती थी सबको दाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साहित्य पर श्री राहुल गजानन दांडगे जी ने हम सभी से अपने विचार साझा कर इस आयोजन को समृद्ध कर दिया। इस हेतु हम उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती आशा मोर जी को, जो त्रिनिदाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप कविता, कहानी, लेख और लघु कथा लेखन में सक्रिय हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और आप प्रवासी भारतीय ई पत्रिका गर्भनाल की परामर्श मंडल की सदस्य हैं।
हिंदी सेवा के लिए आपको भारतीय उच्चायोग त्रिनिडाद और टोबैगो द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपका इस आभासी मंच पर स्वागत है श्रीमती आशा मोर्स जी। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव श्रीमती माधुरी रामधारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे ये मौका प्रदान किया। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को, हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। अगले हफ्ते गुरु पूर्णिमा है और प्रोफेसर गुरु हरिशंकर आदेश जी हमारे गुरु हैं, तो इसलिए मैंने इस बार उनके बारे में बोलने का ही सोचा। और इसके अलावा भी मैं पहले भी वैश्विक हिंदी ये पत्रिका जो मॉरिशस से जो निकलती है, उसके लिए मैंने उनका एक बार साक्षात्कार लिया था आदेश जी का, तो वो आपके यहाँ पत्रिका में छप चुका है, लेकिन फिर भी उसी साक्षात्कार के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी, मैं होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ। ये जो छात्रा जो अभी बोली आर्यल, ये मैं कुछ बच्चों को आभासी मंच पर पढ़ाती हूँ। और आर्यल जो है यहाँ त्रिनिदाद में ही पैदा हुई, यहीं पर बड़ी हुई। मैं किसी ऐसे बच्चे को भी बोलने का मौका दे सकती थी जो भारत से यहाँ आए हैं और वो बोल भी सकते थे काफी कुछ, लेकिन मैं मौका देना चाहती थी एक बच्ची को जो त्रिनिदाद में बढ़ी हुई है, लेकिन उसको बहुत हिंदी सीखने का मन करता है, उसको बहुत खुशी होती है। बहुत मेहनत से उसने अपने आप से वो प्रोफेसर आदेश जी की कविता तैयार की, तो मैं उसको बधाई देती हूँ कि उसने इतने अच्छे तरह से प्रोफेसर आदेश जी की कविता पढ़ी। बहुत लंबा नहीं बोल पाई, लेकिन थोड़ा बोल पाई, लेकिन मुझे उस पर गर्व है। दूसरा, मैं प्रोफेसर आदेश जी के बारे में थोड़ा बोलूंगी। यहाँ पर जैसा कि माधुरी जी ने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। त्रिनिदाद में हिंदी और संगीत का शिलान्यास करने वाले महापुरुष, प्रवासी भारत रत्न महाकवि प्रोफेसर आदेश जी को यदि हम महर्षि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रोफेसर हरिशंकर आदेश जी हिंदी के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। वे प्रवासी साहित्यकारों में अग्रणीय स्थान रखते हैं। साहित्य, संगीत एवं दर्शन की त्रिवेणी के प्रतिरूप महाकवि आदेश जी का जन्म तो भारत में 7 अगस्त सन 1936 में हुआ, परंतु उनकी कर्म भूमि बना त्रिनिदाद। बाद में यह विस्तार कनाडा और अमेरिका में भी फैल गया, पर महाकवि आदेश जी की आत्मा में हमेशा भारत ही बसता था। कोई कहीं भी रहे, कहीं भी अपनी कर्म भूमि बना ले, पर उसका मन, उसकी आत्मा सदैव अपने देश में ही बसती है। महाकवि आदेश जी ने लिखा था, जब जब ईश्वर मुझे जन्म दे, भारत में हो उदय प्राण रवि, चाहे अस्त कहीं पर कर दे। एक और कविता की कुछ पंक्तियां हैं, तन रहते हैं भले यहाँ पर प्राण वहीं रहता है। त्रिनिदाद में सभी उन्हें गुरुजी तथा उनकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मला आदेश जी को गुरु माता से संबोधित करते थे। गुरुजी एक बहुत ही आस्तिक प्रवृत्ति के मां सरस्वती के उपासक थे। एक विराट व्यक्ति के धनी होते हुए भी उनका व्यवहार एकदम सरल था। भारत सरकार ने गुरुजी को यहाँ सन 1966 में भारतीय उच्चायुक्त में सांस्कृतिक पद पर नियुक्त किया था। उस समय यह देश कुछ वर्ष पहले ही स्वतंत्र हुआ था और यहाँ के लोग दिशा ढूंढ रहे थे। गुरुजी ने उन्हें दिशा निर्धारित करने में उनकी सहायता की। गुरुजी ने हमेशा मौन रहकर कार्य किया था। वह हमेशा नेपथ्य में रहकर अपना कार्य करते रहे। आज उन्हीं की लगन और मेहनत का फल है कि हिंदी आज त्रिनिदाद में विश्वविद्यालय की कक्षाओं तक पहुंच गई है। गुरुजी के द्वारा विश्वविद्यालय चलाए जाते हैं। अब तक लगभग 55,000 विद्यार्थी उनके संस्थान में शिक्षा पा चुके हैं।
सिर्फ त्रिनिदाद में ही नहीं बल्कि इस संस्थान की शाखाएं इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका सभी जगह हैं, पर मुख्य कार्यालय आदेश आश्रम त्रिनिदाद में ही है। भारतीय विद्या संस्थान में आरंभ से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क दी जाती है। संस्था को कोई अनुदान नहीं मिलता है, वह स्वयंसेवी संस्था है। गुरुजी ने लगभग 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। एक लंबी सूची है जो इंटरनेट पर देखी जा सकती है। गुरुजी का सर्वप्रथम महाकाव्य अनुराग है, जिसमें उन्होंने सामाजिक विषमताओं का उल्लेख किया है। गुरुजी का दूसरा महाकाव्य शकुंतला है, जिसमें उन्होंने शकुंतला की गरिमा का व्याख्यान किया है कि वह एक अबला नहीं अपितु सबला नारी थी। यह एक सौंदर्य रस प्रधान काव्य है। गुरुजी का तीसरा महाकाव्य महारानी दमयंती है, जो कि दाम्पत्य जीवन पर रोशनी डालता है। गुरुजी का चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य निर्वाण है, जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा है। लोगों की धारणा के अनुसार महात्मा बुद्ध एक नास्तिक थे, पर यह सच नहीं है। इस महाकाव्य में उन्होंने वैदिक सिद्धांत के बारे में बताया। महाकवि आदेश जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उनके महाकाव्यों में, उनके ग्रंथों में, उनकी कविताओं में सभी जगह आपको भारत माता की वंदना ही मिलेगी। उनकी भारत माता की वंदनाओं की पूरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिनके कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनके नाम है जय भारत माता तथा प्रवासी की पाती भारत माता के नाम। गुरुजी के शब्दों में ही गुरुजी की कुछ और पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी। संसार में इंसानियत की शान है भारत, मेरा जिगर है और मेरी जान है भारत, आदेश तहे दिल से मैं करता हूँ इबादत, है मेरा देवता मेरा भगवान है भारत। ये जो पंक्तियां हैं ये प्रवासी की पाती भारत माता के नाम इस पुस्तक से ली गई हैं। गुरुजी को पूरे विश्व ने बहुत सारे सम्मानों से नवाजा है। उसकी भी एक लंबी सूची है जिसे कि इंटरनेट पर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सम्मानों की चर्चा करना चाहूंगी। ट्रिनिडाड में गुरुजी को हमिंग बर्ड गोल्ड मेडल दिया गया। यह ट्रिनिडाड और टोबैगो की सरकार का राष्ट्रीय सम्मान है, जो यहाँ के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारतवर्ष में भी गुरुजी को पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण सम्मान से मंडित किया गया था। यह सम्मान भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। गुरुजी ने मुझसे पूछा, जब मैं उनसे मिली एक बार, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप मदिरा पीती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। तो बोले फिर अच्छा है, फिर आप मेरी ये पुस्तक आपको पसंद आएगी। इस पुस्तक का नाम है मदिरालय। मुझे तो उन्होंने उस पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर किए व आशीष के साथ भेंट स्वरूप दी और कहा कि तुम्हें यह जरूर पसंद आएगी। मुझे भी बहुत मेरा मन खुश हुआ कि अगले दिन जब मैं इस पुस्तक को पढ़ने बैठी तो उसको बिना समाप्त किए अपनी जगह से उठ नहीं सकी। मैंने श्री हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला भी पढ़ी हुई है, लेकिन मधुशाला को चुनौती देता हुआ अपने आप में एक अनूठा काव्य है। मतलब उन्होंने मदिरालय जो लिखा है वो एक्चुअली वास्तविक में ये उसको चुनौती देता है मधुशाला को। मधुशाला में तो हरिवंश राय बच्चन जी ने उसकी प्रशंसा की थी, मदिरालय में आदेश जी ने उसको चुनौती दी है कि नहीं, वो ये सब गलत है। उन्होंने बोला कविता जग जीवन मंदिर को मधुशाला की को ना देना, यह पाप करा सकती कवि से इस जग में केवल मदिरालय। कुछ और पंक्तियां हैं मदिरालय की। क्या शांति दे सकेंगे जिनमें आंसुओं का हो खारापन लय, क्या धैर्य बधाएंगे जग को कर देते जो चेतना विलय। मतलब उससे जब चेतना विलय हो जाती है तो धैर्य क्या बधाएंगे। मतलब बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, समय की सीमा है। अंतिम दिनों में गुरुजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। मैं जब उनको मिलने गई तो उन्होंने कहा, वो मुझे बेटी रूप में मानते थे, उन्होंने कहा बेटी मेरी अभिलाषा है कि मेरी अंतिम यात्रा त्रिनिदाद में ही निकले, और ईश्वर की कृपा से जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही हुआ।
सन 2020 में त्रिनिदाद में ही उनकी अंतिम यात्रा निकली। अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं गुरु जी के चरणों में सादर नमन करती हूँ और आप सब ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने मुझे सुना। आपका आभार, अभिनंदन, नमस्कार। त्रिनिदाद से इस आभासी कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ईरान से जुड़ी हैं वलजिंदर कौर जी। आप वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय तेहरान, ईरान में टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। आप हिंदी भाषा की शिक्षिका के रूप में अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रही हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है और वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है वलजिंदर कौर जी। नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव श्रीमती डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको नमस्कार। सभी विद्वान गणों को मेरा नमस्कार। बहुत आभारी हूँ कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे चुना, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बतौर हिंदी अध्यापिका मैं लगभग 18 साल से तेहरान में पढ़ा रही हूँ, लेकिन बहुत कम समय हुआ है। 7-8 साल से मैं कक्षा 6ठी से 12वीं तक बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। हम विदेश में रहते हैं। विदेश में हिंदी पढ़ाने में व हिंदी के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि बच्चे विदेशी भाषा और अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए, विदेशी जो स्थानीय भाषा है जो फारसी है उससे जुड़े हुए हैं, और बहुत कम बच्चे हैं हमारे पास जो भारतीय हैं जो हिंदी सीखते हैं। हम बीच बीच में हमेशा कुछ कार्यक्रम ऐसे आयोजित करते रहते हैं जिनसे बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि बनी रहे। जैसे कविता पाठ हो गया, कथा वाचन हो गया, रोल प्ले। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे पाठ होते हैं जो हम रोल प्ले से कराते हैं, लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक। ये सब हम हिंदी भाषा के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए करवाते रहते हैं। विदेश में, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये हमारे लिए किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हमारे विद्यालय में बच्चे हिंदी पढ़ने और सीखने में बहुत रुचि दिखाते हैं। विदेशी बच्चे भी हैं जो हिंदी पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं और सीखते हैं। हमेशा सितंबर महीने में हम हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने भारतीय दूतावास के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय भारतीय दूतावास ही उनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो हमारे विद्यालय में बच्चे जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, हिंदी पखवाड़ा होता है या हिंदी माह हम मनाते हैं, तो भारतीय दूतावास में भी वो कार्यक्रम मनाए जाते हैं और वहाँ प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जैसे भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, ये सब करवाई जाती हैं, जो बच्चों में एक उत्साह तो पैदा करती ही हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। हमारे भारतीय दूतावास साहब की तरफ से बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो उसके साथ साथ
मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदया जो पहले थी, इससे पहले महिला थी, अभी हमारे प्राचार्य पुरुष है। तो तब वो उनको बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं कि एज निर्णायक की भूमिका में हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय और अध्यापिकाएं वहां पर चुनी जाती हैं। उसके बाद सभी को पुरस्कृत किया जाता है, बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ऐसा है कि हमें इन प्रतियोगिताओं के अंतर्गत वहां पर और हिंदी को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिल जाता है। किस तरह से हम बच्चों में रुचि पैदा करें। उसके बाद मुझे और भी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं वहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से, ICCR की तरफ से स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में ईरानी बच्चों को हिंदी सिखाने का काम भी करती हूँ। मैं तो बच्चे ही कहूंगी, लेकिन वो 17 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक के लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि वे हिंदी को बहुत ही अच्छा समझते हैं, भारतीय लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं। कहीं भी हम उनको मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, वे लोग बहुत अच्छे हैं। और मुझे और भी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं उनको उन्हीं की भाषा में, फारसी में हिंदी सिखाती हूँ। तो इस प्रकार उनमें भी हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए जब विश्व हिंदी दिवस होता है तो उनके लिए वो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो उन बच्चों को भी मौका मिलता है कि वे अपना कोई भाषण रखें, कोई नाटक, फिर श्रुतलेख, ये सभी प्रतियोगिताएं उनके लिए भी करवाई जाती हैं, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। तो वे बच्चे बहुत ही रुचि से हिंदी सीखने आते हैं। तो बच्चे जो हिंदी सीखते हैं वे फिजिकली भी वहां पर ऐसे सामने बैठकर भी क्लास में भी होते हैं, और उसके बाद वे उसी वक्त ऑनलाइन भी जुड़ते हैं जो हिंदी सीखते हैं। इससे पता चलता है कि वो भारतीय और भारतीयों और भारतीय भाषा को कितना प्यार करते हैं। हिंदी भाषा की लोकप्रियता बनाए रखें, इसके लिए हम हमेशा कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि विद्यालय में जब बच्चे ज्यादातर फारसी और अंग्रेजी में बात करते हैं तो मेरे पास कुछ ही बच्चे हैं जिनको मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, और जो बच्चे हिंदी में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं, रुचि लेते हैं, और हमारा रिजल्ट हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। हिंदी का भी रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहता है। इस बार तो 98% हिंदी का रिजल्ट हमारे स्कूल का रहा है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से बच्चों की साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए और हम अपनी ये बच्चों की जो पुस्तकें हैं उसका सहारा लेते हैं। जैसे 10वीं कक्षा में हिंदी की पुस्तक है स्पर्श। स्पर्श में एक कविता है मनुष्यता। मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने किस तरह से उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है, उन्होंने यही बोला है, अगर विचार लोग के मर्त्य है न मृत्यु से डरो कभी। अगर हम सबको पता है कि हमारा शरीर जो है वो नाशवान है, नश्वर है, एक दिन तो इस दुनिया से जाना है, तो मौत से क्यों डरना। जितना हो सके आप उतना लोगों की मदद करें कि जिस तरह से महावीर दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल तक
दान कर दिए थे। ऐसे दानी हमें बनना चाहिए। लेकिन ऐसी ही एक कविता है रविंद्रनाथ ठाकुर जी की लिखी हुई, जिन्होंने ये लिखा है वो है आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता में उन्होंने ये बताया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें मेरे ऊपर क्यों ना आ जाएं, लेकिन मुझे बस भगवान इतनी हिम्मत देना कि मैं उन मुश्किलों का सामना कर सकूं। मुझे उस मुश्किल से निकालना नहीं, लेकिन मुझे ताकत हिम्मत जरूर देना कि मैं उस मुश्किल से अपने आप बाहर आ सकूं। तो दोनों चीजें हमें अलग अलग प्रेरणा देती हैं। तो इसी तरह से स्मित्रानंदन पंत जी ने कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है पर्वत प्रदेश में पावस, कि कैसे प्रकृति जो है वो आजकल जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में किस तरह से अपना रूप बदलती है, किस तरह से लोगों को लुभाती है, और जब बारिश होती है तो वो बारिश या झरनों का पानी किस तरह से मोतियों की लड़ियों के समान लगता है। तो उन्होंने कितनी सुंदरता से उसका वर्णन भी किया है। तो जिस प्रकार मेरे स्कूल के, मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हर्षदीप सिंह ने एक बहुत ही सुंदर कविता पेश की है, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। तो जितना बच्चे कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है उसकी कविता भी आपको पसंद आई होगी। मैं भारत में हूं अभी, क्योंकि आपको पता है ईरान में किस तरह से माहौल कैसा खराब हो गया था, तो हम भारत में आ गए। मेरा बच्चा वो वहां पे है अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम दोनों अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। तो आपने हमें इस बहुत ही बड़े मौके पर, इस बहुत ही बड़े मंच पर आमंत्रित किया, हमें मौका दिया अपने विचार रखने का, उसके लिए बहुत ही आभारी हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बच्चों में साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए इतने ज्ञानवर्धक एवं सारगर्भित वक्तव्य हेतु बलजिंदर कौर जी का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रजनी रणपीसे जी को, जो भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप पुणे के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन महाविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। आप विगत 3 दशकों से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय के अध्ययन कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। आपके मार्गदर्शन में अब तक 8 शोधार्थी एमफिल तथा 6 शोधार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आपका लेखन कार्य समीक्षात्मक लेखों, काव्य संकलनों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्रों के माध्यम से समृद्ध रहा है। साथ ही आपने आकाशवाणी पर भी विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर रजनी रणपीसे जी। मैडम आपका माइक ऑन नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी रणपीसे, भारत की भूमि से आप सभी को मेरा प्रणाम। इस आभासी बैठक में हम जितने सारे मान्यवर, विद्वज्जन, प्राध्यापकगण, छात्र और दर्शक जुड़े हैं, उन्हें मेरा करबद्ध प्रणाम। मैं एक हिंदी की अध्यापिका होने के नाते मैं कुछ अपने अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ। समय की सीमा को देखते हुए जितने अनुभव बता सकती हूँ मैं यहाँ पर उन्हें प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने महाविद्यालय और विद्यालय ऐसे दोनों छात्रों को हिंदी पढ़ाया है, हिंदी का अध्यापन उनके साथ किया है। यहाँ पर
एक बात मुझे समझ में आ गई कि बहुत सारी डिग्रियां लेने के बावजूद, बीएड एमएड वगैरह करने के बाद भी, और बहुत सारे जिन्हें हम कहते हैं ना शैक्षिक साधन जो होते हैं, वो सब उन सब का प्रयोग करने के बावजूद भी छात्रों को पढ़ाते समय, अध्यापन करते समय ऐसे समस्याएं आ जाती है, ऐसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां हिंदी अध्यापक को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी युक्ति और प्रयुक्तियों का प्रयोग करके छात्रों तक पाठ्य विषय को पहुंचाना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरा महाविद्यालयीन जीवन के साथ जो अनुभव है वो मैं साझा करती हूँ। महाविद्यालय में जो मेरे छात्र थे, तो वो अलग अलग स्तर से आते थे, अलग अलग वर्ग से रहते थे, अलग अलग देशों से भी आते थे, क्योंकि फर्ग्यूसन एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है और वहां पर सारे छात्र ऐसे आते, विदेशों से भी आते। बहुत बार कोई पाठ्य विषय है उसको पढ़ाते समय ऐसी समस्या सामने उपस्थित हो जाती कि अब इसे कैसे सुलझाया जाए। तो एक संस्कृत का सुभाषित समझ लीजिए या वाक्य समझ लीजिए, ऐसा है कि येन केन प्रकारेण, जैसा भी हो आप अपनी जो बात है या पाठ्य विषय में या पाठ्य पुस्तक में जो कुछ बात बताई है वह उन तक पहुंचाना, उनकी बुद्धि तक पहुंचाना, उनके हृदय तक पहुंचाना। इस हृदय का उस हृदय तक जाने का जो एक रास्ता होता है, वह बहुत बार अलग अलग युक्तियों से, प्रयुक्तियों से और तरकीबों से गुजरता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हर मतलब जो कविताओं में आ जाती है संकल्पनाएं, या कुछ प्रतीक होते हैं, या कुछ परिवेश होते हैं, या अलग अलग ऐसे परिप्रेक्ष्य उसमें चित्रित होते हैं, तो वो सब के साथ विद्यार्थी का जो अनुभव विश्व होता है वो बहुत छोटा होता है और वो सीखता रहता है, मतलब वो अभी अध्ययन कर रहा है, ऐसी उसकी स्थिति होती है। तो उसका ये अनुभव विश्व बड़ा कैसे करें, इसकी तरफ हम उस समय ध्यान देते थे और आज भी कहीं पर जाते हैं अध्यापन करने के लिए, तो यही बात ध्यान में रखते हैं कि जो भी विषय है उन तक कैसे पहुंचे। तो फर्गुसन महाविद्यालय में मेरे यहाँ ऐसे छात्र आते थे, एफवाई से लेकर बीए तक के छात्र, और उसके बाद मैंने विद्यापीठ में एमए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष इसका अध्यापन किया है। क्या होता है कि बहुत बार जो कुछ पढ़ाते हैं, जो विषय होता है सामने, वो एक जैसा नहीं होता। बहुत बार विधाओं को पढ़ाना पड़ता है। विधाएं क्या होती है कि कहानी है, कविता है, उपन्यास है, आत्मचरित्र है, या जिसे हम कहते हैं ना कि यात्रा वर्णन या प्रवास वर्णन है। हर एक विधा जो है ना उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, या उसके जो सारे बिंदु रहते हैं अध्यापन के, वो थोड़े से अलग होते हैं। उनके लक्षण कहते हैं या तत्व कहते हैं, वो अलग होते हैं। तो पहले उनको समझाना पड़ता है, और खाली केवल समझाकर नहीं चलता। बहुत बार जो बातें अप्रत्यक्ष है उनके लिए, जो उन्होंने नहीं देखी है, जो उनके अनुभव विश्व से परे है, बहुत दूर है, तो वो बातें उनके सामने प्रत्यक्ष करने का कर्तव्य हमें दिखाना पड़ता है, जो भी प्राध्यापक है उनको। अभी बहुत बार ये होता है कि जो हम महाराष्ट्र में पढ़ाते हैं, तो जो यहाँ फूल है ना, उन फूलों से कुछ अलग फूल का किसी कविता में वर्णन आता है। तो फिर क्या करें, अगर वो फूल है नहीं सामने, हमारे यहाँ उगता नहीं, तो उसका क्या करें। तो ऐसे कोशिश की थी कि कुछ चित्र मंगाए थे विदेशों में, या विदेशों से, या जिस प्रदेश में ऐसे फूल आते हैं वहां से। तो कुछ चित्र है, कुछ नक्शे हैं, कुछ पंक्तियां हैं कविता की, कुछ अलग से अनुभव है, इन सब को एकत्रित मिलाकर जैसे वैसे उस संकल्पना को स्पष्ट करने की कोशिश की जाती।
हमारे यहाँ अगेय जी की एक कविता टेसू के फूल। तो टेसू के फूल क्या है हमारे, मतलब होगा हमारे महाराष्ट्र में कैसे है कि वो फूल कहीं पर रहेगा, लेकिन इसको टेसू कहते हैं, ये उन बच्चों को पता नहीं होता। तो बहुत बार हमने ऐसा किया है कि बड़े बड़े हमारे यहाँ बगीचे हैं, विद्यापीठ है हमारा विश्वविद्यालय, उसमें टेसू के फूल है। तो एक बार वो फूल वहां से एक दो फूल लेकर मैं क्लास में गई और दिखाया। तो ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ता है। और मेरा बताने का यहाँ पर हेतु बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा अनुभव हम उनको प्रदान करें। मैं एक बात यह बताती हूँ कि ऐसा वर्णन होता है, प्रचंड बाढ़ का वर्णन होता है, अकाल का वर्णन होता है, या किसी समारोह का वर्णन होता है, या ऐसा मान लीजिए कि किसी एक विशिष्ट जो उत्सव होता है उसका वर्णन होता है। तो बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि उसके चित्र बनाने के लिए कहते हैं, पोस्टर बनाने के लिए कहते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाने के लिए कहते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, तो उसका कारुण्य क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, उसका समाज पर कौन सा परिणाम हुआ है, तो उस उसके साथ साथ छात्रों को उसके चित्र, उसके फोटोज, उसके बारे में जो उनको कुछ लगता है, कुछ जो भावनाशील छात्र होते हैं वो कविताओं की पंक्तियां वगैरह लिखकर ऐसा एक हम प्रदर्शनी का निर्माण करते हैं। उसके बाद आनंद सैर जिसको कहते हैं, मानी एक ट्रिप ट्रिप कहते हैं हम जिसको, तो वो भी हम ले जाते हैं। तो ये अपने आप पता चलता है यहाँ पर कि क्या है माने क्या है, थोड़ा सा। हेलो। मुझे लगता है नीरज जी की आदरणीय रजनी जी, क्या कुछ नेट का व्यवधान आ गया है? क्या हम जी प्रतीक्षा जी करें या आगे बढ़ें? जी जी मैडम, शायद उनका नेटवर्क के कुछ समस्या है। जी। हाँ, नीरज जी, जी मैम। हम परिचर्चा सत्र की ओर बढ़ते हैं, फिर बाद जी में पुनः बहन जी को हाँ बुलाएंगे। जी ओके। जी मैडम, जी मैडम, जैसे आपकी। जी, अच्छा, ठीक है, परिचर्चा सत्र आरंभ करते हैं। और मुझे मैडम आवाज सुनाई दे रही है, ओके, आपकी आवाज आप सुनाई कुछ दे और, रही है। जी जी, आप कुछ और मैं अभी जो बोलना चाहती बताना हूँ, चाहें? मैं उसको पूरा करूं मैम? अच्छा, पूरा कीजिएगा। हाँ, तो ये सारी युक्तियां प्रयुक्तियां ऐसा इनको प्रयोग में लाकर हम छात्रों तक पहुंच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी थोड़ी बाधा आ रही है, क्योंकि ऐसे प्रदेश में है जहाँ बहुत सारी बारिश भी हो रही है, और आपसे जुड़ने का कोई मददगार भी यहाँ पर है नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तो जब भी जुड़ पाऊं आपके साथ जुड़ जाऊंगी। आपने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया, मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। इस वक्तव्य के लिए डॉक्टर रजनी रणपीसे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले हम 5 मिनट का परिचर्चा सत्र करेंगे। परिचर्चा सत्र के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को मंच सौंपता हूं। धन्यवाद। मैं आशा मौर्य जी से निवेदन करती हूँ कि आपने ईरान से बलजिंदर कौर जी को सुना,
और फिर उसके बाद भारत से श्रीमती रजनी जी को भी सुना। तो और उनके छात्रों को भी आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो थोड़ी 1-2 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया आप दें। मैं बहुत प्रसन्न हुई। उन दोनों बच्चों ने इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं और मेरी शिष्या आर्यल को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर कि वो, लेकिन वो दोनों बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप हिंदी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बोलना आसान था। लेकिन आर्यल के जो माँ बाप हैं वो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये आर्यल के लिए मैंने इसलिए उसको मौका दिया कि जिससे उसके, क्योंकि वो सीखने का उसका बहुत मन है, उसको बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा आप आओ, आप बोलो, जितना बोल पाओगे उतना बोलो। तो और उन दोनों जो अध्यापिकाएं हैं, मिसेस कौर भी और वो दूसरी रजनी जी भी, वो दोनों भी, मैं बहुत अच्छा लगा कैसे अलग अलग तरह से प्रयोग करती हैं, सिखाती हैं। तो मैं तो चारों से बहुत खुश हूँ, दोनों वो दूसरे उनके छात्र भी और दोनों अध्यापिकाएं भी। पूरा कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी। हिंदी भाषी को हिंदी सिखाना सरल होता है, परंतु अहिंदी भाषी को हिंदी सिखाना सचमुच बड़ी चुनौती होती है। और इस चुनौती को आप सफलतापूर्वक पार कर रही हैं, उसे प्राप्त कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बधाई। और आर्यल जी को हमने सुना, हमारा भी मन बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि और 1-2 साल आपके मार्गदर्शन में वह हिंदी सीखना जारी जारी रखेगी, तो निश्चित रूप से हमारे अगले कार्यक्रम में बहुत ही अधिक धारा प्रवाह के साथ हिंदी बोलेगी। तो अब मैं निवेदन करती हूँ बलजिंदर कौर जी से कि वे भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखें। अनम्यूट कर लीजिए कृपया बलजिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और मैंने बच्चों को सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं उस चीज को मानती हूँ मैम कि एक हिंदी भाषी बच्चे को हिंदी सिखाना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं भी ईरानी लोगों को हिंदी सिखाने का काम कर रही हूँ। तो मुश्किलें तो आती हैं, चैलेंजेबल होता है। तो बाकी जो हर्षदीप ने भी कहा कि मैं अपने घर में अपने माता पिता से बात करता हूँ हिंदी में, हम लोग पंजाबी हैं मैम, तो ज्यादा हिंदी में नहीं, हम ज्यादा पंजाबी में बात करते हैं। आप सच मानोगे, मैं हमेशा स्कूल में बच्चों को बोलती हूँ कि आप घर में पंजाबी में बात करते हो और यहाँ आके हिंदी भूल जाते हो। वो बच्चा भी घर में ज्यादा पंजाबी में बात करता है। तो फिर भी बहुत कोशिश अच्छी रही बच्चों की, बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की। सभी अध्यापिकाएं, आप सभी का, सभी विद्वान गण बैठे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी ने बहुत अच्छा बोला है। तो उस बच्ची ने, आर्यल ने बहुत अच्छी कोशिश की है, तो उसके लिए तो बधाई के पात्र तो हो ही आप सभी। तो सीख जाएगी धीरे धीरे करके। बाकी जिन बच्चों ने, 2 बच्चों ने जिन्होंने, दूसरों ने मेहनत की है, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम सभी को इस इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया, बुलाया, उसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपसे कुछ कहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद बलजिंदर जी। और हम भी आपसे सीख रहे हैं। देखिए, आप ईरान पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले आपने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, फिर फारसी की सहायता लेकर आप दूतावास द्वारा जो विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र संचालित होता है, वहां पर कम उम्र से लेकर एकदम 65 वर्ष के विद्यार्थियों को हिंदी सिखाना, यह भी भारी चुनौती है। और आप सचमुच सराहनीय कार्य कर रही हैं, जिसके लिए हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं आपका। और बहन रजनी रणपीसे जी को अभी कुछ तकनीकी समस्या के कारण
आना शायद कठिनाई हो रही है उन्हें, तो हमारे साथ कई जुड़ गई हैं कई महीनों के मैम, जुड़ जी गई हैं, रजनी जी जुड़ गई। जुड़ गई हैं। अच्छा, हाँ, रजनी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया हम प्राप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद मैडम, मुझे फिर से जोड़ लिया आपने। सबसे पहले मैं अपने विचार थोड़े से प्रकट कर रही हूँ कि जो हमारी पहली प्राध्यापिका आदरणीय वक्ता थी, उन्होंने बहुत ही मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने अपने छात्र जो थोड़ा सा मतलब उस प्रदेश में रहती है कि इतना धारावाहिक हिंदी नहीं बोल सकती, लेकिन सबसे एक अच्छे शिक्षक की जो एक निशानी होती है या उसका एक जो गुण होता है कि अपने छात्र को बढ़ावा देना, तो वो उन्होंने शुरू में अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले ही उन्होंने उसको शाबाशी दी और उसके बारे में वो आगे अच्छा करेगी इसकी एक आशा व्यक्त की। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने आदरणीय गुरुजी के संदर्भ में जो कुछ बताया वो इतना अद्भुत था और इतना सुंदर था कि हम जैसे लोग, मतलब जो मैंने तो उसे पढ़ा नहीं, कम से कम मैं, तो उनकी कितनी किताबें हैं, उनकी किताबों में क्या है, उनका सेवा भाव क्या था और उनका शिक्षा के प्रति कौन सा दृष्टिकोण था, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें उनके भाषण में उन्होंने बताया। जो भी उनका वक्तव्य था बहुत ही अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि अभी दूसरे वक्ता के संदर्भ में एक बात बताऊं मैम, जी जिन्होंने अभी अभी वक्तव्य दिया, अपना एक मत दिया, उनके बारे में भी मेरा यही मत है कि उन्होंने अपने छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ प्रयास किए हैं और निरंतर उनके प्रयास जारी रहते हैं कि घर में भी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलो, क्योंकि घर जाकर दूसरी भाषा बोलते हो और हिंदी भूल जाते हो। तो ये बात भी मुझे अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे फिर से जोड़ लिया और मुझे ये जी सु अवसर प्रदान किया। आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जी। हम भी धन्यवादी हैं तीनों शिक्षकों के प्रति। और हमारे साथ जुड़े हैं श्री नरेश मिश्र जी, श्री वेंकटेश्वर जी, अमेरिका से श्री अनूप भार्गव जी। आप तीनों से भी हम एक एक मिनट के लिए विचार सुनना चाहेंगे। सबसे पहले श्री नरेश मिश्र जी। हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह हिंदी सीखने, रुचि बढ़ाने और अभिरुचि तक पहुंचाने की जो योजना है, उसमें जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित रूप से रही है। मैं डॉक्टर माधुरी राम मधारी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसी योजनाएं चलती रहे, शुभकामना भी। डॉक्टर मिश्र को भी मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं, और जितने शिक्षक हैं उनके इस प्रयत्नशील विचारों से बहुत खुशी हुई है। वो चाहे कौर जी हो, अथवा रणपिसे जी हो, अथवा मोर जी हो, मुझे बहुत ही लगा अच्छा। और विद्यार्थियों के प्रयास से तो यही लगता है कि ये प्रयास निश्चित ही सफल होगा। मोर जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कई बार ट्रिनिडाड गया, आदेश जी के निकट रहा, और ट्रिनिडाड के इतिहास में यानी हिंदी इतिहास में आशा मोर जी को भी मैं लेता हुआ पढ़ा। बहुत ही अच्छा प्रयास आपका रहा है। मैं पूरे कार्यक्रम को हृदय से बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ये प्रयास विश्व स्तर पर पहुंच करके हिंदी को गौरवान्वित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्र जी। हमें स्मरण होता है कि आपने हमें त्रिनिदाद से श्रीमती कादम्बरी आदेश जी का भी संपर्क दिया था।
और वे श्री हरिशंकर आदेश जी की पुत्र वधू हैं और वे भी इस कार्यक्रम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। और कुछ दिन पहले आपकी चर्चा हो रही थी उनसे बातचीत के दौरान, तो आपको मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हार्दिक और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, जी। और अमेरिका से श्री अनूप भार्गव जी, सुबह सुबह उठते ही आपने मैसेज भेजा कार्यक्रम अभी चल रहा है कि नहीं। जी जी हमने उत्तर दिया और आप जुड़ गए। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। मैं बस 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा, और वो एक टिप्पणी है बलजिंदर जी ने जो बात कही। तो बलजिंदर जी ने कहा कि बच्चे घर में, उनकी मातृभाषा पंजाबी है ना। और ये जो चुनौती है ये अक्सर हमारे यहाँ अमेरिका में भी होती है कि कुछ गुजराती परिवार हैं, उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं कि अंग्रेजी तो पढ़नी ही है उनको, अमेरिका में रह रहे हैं। तो उनका कई बार ये कहना होता है कि हम चाहते हैं कि वो गुजराती सीखें और हिंदी ना सीखें। तो मेरा ये थोड़ा, हो सकता है कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं हों, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो भी सही है एक तरह से। आप आपकी जो भी भाषा है, चाहे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, लेकिन एक भाषा से जुड़े रहें अगर आप अंग्रेजी के अलावा, तो मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है और उसमें कुछ गलत नहीं। हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आप दोनों सीख सकें, गुजराती और हिंदी, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप उन दोनों में से एक को भी चुनते हैं और अगर आप गुजराती चुनें, तो उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है ना। और यही हम लोगों ने, मैं एक सेकंड का समय और लूँगा, जब हम लोगों ने हिंदी से प्यार है, हम लोगों ने जब शुरू की थी संस्था, तो हमारी टैगलाइन जो थी वो शुरू में हमने कहा था कि हिंदी में मुस्कुराइए, हमने कहा था। लेकिन फिर हमने उसको बाद में खुद ही ने सोचा और हमने उसको फिर बदल के हमने कहा कि अपनी भाषा में मुस्कुराइए, है ना। तो वो भी ठीक है, मतलब जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा है, उससे जुड़िए, लेकिन अंग्रेजी के अलावा किसी एक भारतीय भाषा से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत धन्यवाद भार्गव सर। और मैं मानती हूँ जब आपने यह बदलाव किया कि हिंदी में मुस्कुराइए को बदलकर आपने अपनी भाषा में जी मुस्कुराइए लिखा, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि जिस भाषा को आप मन से सीखते हैं वह आपकी अपनी भाषा बन जाती है। तो दुनिया की किसी भी भाषा को सीख कर आप उसे अपना लेंगे तो वह आपकी अपनी भाषा बनेगी और अपनी भाषा में आप हमेशा मुस्कुराइए। मुस्कुरा सकते हैं। बिल्कुल सही है। मॉरिशस में मैं अपनी बात करूं, घर में हम भोजपुरी बोलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं सड़कों पर तो क्रियोल बोलते हैं, Correct. और ऑफिसर्स में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं तो अंग्रेजी और फ्रेंच बोलते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय में पहुंचते हैं तो हिंदी हिंदी बोलते हैं। बोलते हिंदी हैं। बोलते 5 भाषाओं को हम लेकर चल रहे हैं। तो बच्चे तो जितनी भी भाषाएं सीखना चाहें आराम से सीख बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल बस इच्छा शक्ति की बिल्कुल। आवश्यकता होती है, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है और संकल्प को दृढ़ बनाने की आवश्यकता होती है। तो सुंदर। बहुत धन्यवाद सर। हम रामाश्रय सिंह जी को भी सुनना चाहेंगे। श्री रामाश्रय सिंह जी भारत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो तब तक हम वेंकटेश्वर राव जी को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी शायद मैडम। जी जी आज सर। ऐसे जो हर रंग की तरह आज भी हमें 3 देशों के बच्चों से और उनके शिक्षकों से सुनने का अवसर मिला, और अभी तक बहुत सारे देशों के बच्चों से हमने सुना है, और सचिवालय का बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है विभिन्न देशों के बच्चों को यहाँ जोड़ना। और आज जो 3 विद्यार्थियों ने जो भी कहा था, सचमुच बहुत ही प्रसन्नजनक रहा है। और खासकर मोरजू ने जो बिल्कुल जो हिंदी नहीं जानती है, ऐसे जो आर्यल बेटी को लेकर यहाँ उनकी हिम्मत बढ़ाई है और हिंदी को सीखने के लिए आगे ले जाने की कोशिश की है।
और उसी प्रकार पुणे के राहुल हो या ईरान के सिम हो, उन लोग ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से भाषा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खासकर जो हर्षवर्धन ने जो कहा था, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को ना भूले, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो ईरानी जो उनको मित्र को उन्होंने पहले नमस्ते शब्द से हिंदी का परिचय किया था, ये भी एक प्रसन्नता की बात है। और फारसी उन्होंने सीखा है, फारसी की वजह से ही आत्मीयता ईरान में वे बनाए रख रहे हैं। और उसी प्रकार निराला के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएं सुनकर भी हमें आनंदित किया है। और आशा मोर जी के प्रयास सराहनीय है। उसी प्रकार रजनी मैडम का भी उनके जो कदम है वो भी प्रयास सराहनीय है। और एक जो मैडम बजिंदर जी अभी तो भारत में है, क्योंकि वहाँ कितना टेंशन चल रहा है हमें पता है। और उस तनाव दबाव में भी अब भारत में बैठकर अब भाषा के प्रति अपने उत्साह व्यक्त किया है। इन तीनों अध्यापकों को या तीनों साहित्यकारों को और उसी प्रकार तीनों विद्यार्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबके विचार हमारे सम्मुख आए। आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद समर्पित करती हूँ। और अब नीरज कुमार से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अध्यक्षा जी को आमंत्रित करें, डॉक्टर शशि मुदिराज जी को। जी, परिचर्चा सत्र में सहभागिता हेतु सभी विद्वज्जनों को कोटि कोटि आभार। अब हम बढ़ते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर प्रकाश डालने हेतु अध्यक्षीय भाषण के लिए अब हम आमंत्रित करते हैं हिंदी व अंग्रेजी की विदुषी डॉक्टर शशि मुदिराज जी को, जो हैदराबाद भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं। यद्यपि आपकी मातृभाषा तेलुगु है, तथापि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष और विदुषी हैं। आपने MA, PhD एवं DLitt's की उपाधियां प्राप्त की हैं तथा 37 वर्षों तक शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया है। आपके मार्गदर्शन में 28 PhD और 60 MPhil शोधार्थियों ने उपाधियां प्राप्त की हैं। आपकी कई पुस्तकें तथा 30 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपके शैक्षणिक योगदान के लिए आपको अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए इस आभासी मंच पर आपका ससम्मान स्वागत है महोदया। बहुत धन्यवाद नीरज जी। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे अवसर के लिए। पिछले महीने मैं मॉरिशस में थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मुझे आप सब लोगों से मिलने का, सुनने का साक्षात अवसर मिला। और अब मैं आभासी मंच पर बाकी सभी लोगों से जुड़ रही हूँ। कहना चाहती हूँ कि विश्व हिंदी सचिवालय वास्तव में एक वैश्विक संस्था आप लोगों ने बनाने में सफलता प्राप्त की है। आप सबको इसके लिए साधुवाद। और माधुरी जी, शुभंकर मिश्र जी, आप स्वयं नीरज जी, और जो आतिथ्य आपके यहाँ आत्मीयता मिली, उस सब के लिए। अब मैं सीधे अपना जो 10 मिनट का समय है, आशा है मैं वो उतना समय ले सकती हूँ, तो मैं सीधे अपने विषय पर आती हूँ। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी रुचि का भी है, मेरा क्षेत्र भी है, इसलिए कि जितने मैंने 3 वक्ताओं को और 3 छात्रों को और परिचर्चा में भाग लेने वाले अन्य माननीय सदस्यों को मैंने जो सुना, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई कि भाषा संस्कृति के बिना भाषा नहीं है, और भाषा सीखना किसी संस्कृति से जुड़ना होता है। तो साफ जाहिर है कि भारत के भीतर रहते हुए अन्य भारतीय भाषाओं से जुड़े लोग हिंदी सीखने में जिस कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भारत से बाहर विदेशों में, जैसे ईरान की बात हुई,
और त्रिनिदाद की बात हुई, तो वैसे परिवेश में हिंदी सीखने सिखाने में जो लगे हुए हैं उनके लिए ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि परिवेश भाषा के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको एक उदाहरण से हम बता सकते हैं कि जैसे तैरना सीखने और तैरना सिखाने के लिए पानी में उतरना जरूरी है। बिना पानी के आप तैरना सीखने सिखाने पर केवल सिद्धांत बता सकते हैं, वो काम नहीं आएगा। उसी तरह से भाषा भी सीखने सिखाने के लिए उस भाषा के बोले जाने वाले परिचित परिवेश से जुड़ना, उसमें रहना जरूरी है। जैसा कि बलजिंदर कौर जी ने बताया, आशा मोर जी ने बताया, रजनी जी ने बताया कि परिवेश अलग होने के कारण कितनी कठिनाई होती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों का ये जो आयोजन है, जो अब हम लोगों का आयोजन बन गया है, इस आयोजन में छात्रों और शिक्षकों, उसके साथ हिंदी प्रेमी विद्वानों को एक साथ जोड़ने का आप लोगों का ये प्रयत्न बहुत सराहनीय है। उदाहरण के रूप में आज ये 3 छात्र हमारे सामने जो प्रस्तुत हुए, पहले जो बच्ची आई आर्यल विदेशी, इस बच्ची ने अपनी भरपूर कोशिश की और इसके लिए इनकी जो शिक्षिका है आशा मोर जी, वे बधाई की पात्र हैं। उन्होंने बच्ची का उत्साह बढ़ाया और बच्ची ने पूरा अपने मन से, अपनी रुचि से अपनी प्रस्तुति दी। भले ही कुछ अधूरी रह गई हो, लेकिन आशा है कि जैसा किसी ने कहा कि 1-2 साल बाद वो ज्यादा तैयारी के साथ वो हमारे सामने आए। दूसरे जिस छात्र ने हर्षदीप सिंह ने तो ठीक है, फारसी के माध्यम से और उन्होंने नमस्ते के माध्यम से अपनी संस्कृति का परिचय दिया, लेकिन जिस कविता का चयन इस बच्चे ने किया वह एकदम आज के जमाने की कविता है, आज के डिजिटल युग को प्रस्तुत करने की कविता है, जिसमें वो कहता है कि आसमानों से जुड़ने की जिद में हम अपने सपनों से टूट गए हैं, और भी जो डिजिटल युग की आज की वास्तविकता है उसको। तो इससे पता चलता है कि यह लड़का हर्षदीप सिंह अपने मन से साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो साहित्य जब किसी के मन में प्रवेश कर जाता है, केवल दिमाग की बात नहीं, किसी के दिल में उतरता है, तब साहित्य की सार्थकता होती है। तो मैं इसके साथ में राहुल गजानन दांडगे की बात करनी चाहूंगी, जो डॉक्टर रजनी रणपिसे जी के साथ उभे रहे हैं और उन्होंने अपनी पसंद निराला की बताई। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, कम छात्रों को देखा है जो निराला की कविता, निराला के कर्तृत्व से जुड़ते हैं और ऐसा लगता है कि राहुल जी ने पूरा निराला के कर्तृत्व का अध्ययन किया है, उनकी जीवनी लिखने वाले रामविलास शर्मा का अध्ययन किया है और निराला के कर्तृत्व से जो उन्होंने चुनकर बांधो न नाव इस ठाव बंधु, उन्होंने वो कविता गाकर प्रस्तुत की। ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसके साथ हमारे सामने 3 वक्ता आए, बहुत ही अनुभवी वक्ता हैं। आशा मोर जी, हिंदी शिक्षिका जो ईरान में काम कर रही हैं, कीजिएगा त्रिनिदाद में काम कर रही हैं। बलजिंदर कौर ईरान से हैं और डॉक्टर रजनी रणपिसे महाराष्ट्र। इन्होंने अपने अपने अनुभव बताए और आशा मोर जी ने अपने गुरु आदेश जी के कर्तृत्व पर जो प्रकाश डाला। बलजिंदर कौर ने विशेषकर ईरान में फारसी सीखकर फारसी के माध्यम से हिंदी सिखाते हुए अपनी कठिनाइयों पर और चुनौतियों की बात की और डॉक्टर रजनी रणपिसे ने जो अध्यापन के क्षेत्र में अलग अलग स्तरों पर जो अलग अलग अनुभव हैं उनकी बात की। तो ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करती हैं, एक तरह से आज की तस्वीर हमारे सामने रखती हैं और सबसे बड़ी बात ये बताती हैं कि भारत की पहचान है हिंदी और भारतीयता की पहचान है हिंदी।
तो इसीलिए हिंदी से जुड़ने और जोड़ने का ये जो हम सबका जो हमारा कार्य है, ये बहुत ही बहुत प्रेरणादायक है। इसके साथ मैं बात करना चाहूंगी कि समय बीतते रहने पर भी डॉक्टर माधुरी जी और इस विश्व हिंदी सचिवालय के से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं सराहना करना चाहूंगी कि परिचर्चा के लिए भी समय देते हैं। और अमेरिका से नरेश मिश्र जी, भार्गव जी, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने परिचर्चा में भाग लिया। अब रही बात की साहित्य की अभिरुचि, ये इस पर हमारा ये आज का विषय केंद्रित है कि हिंदी साहित्य में अभिरुचि। तो हिंदी साहित्य में अभिरुचि कैसे जागती है, जगाती है, इसका परिचय हमारे तीनों छात्रों ने और तीनों वक्ताओं ने दिया। अब मैं आपके सामने अपनी बात को संक्षेप में करते हुए मैं केवल एक कोण लेना चाहूंगी इसका। आगे कभी फिर अवसर मिलेगा तो हम और बात करेंगे। मैं एक कविता, जयशंकर प्रसाद, सभी जानते हैं इस कविता से। आप देखिएगा कि कविता कैसे जादुई असर करती है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। स्वतंत्रता के पंथ पर हो निर्भय, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये जयशंकर प्रसाद की कविता है, जिसके अंतिम दो पंक्तियां थोड़ा विस्मृत हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब कविता पढ़ी जाती है तो कविता के पढ़ने का एक अपना ढंग होता है। जैसे कि हमारे राहुल जी ने बांधो न नाव इष्ठाओं बंधु गाकर प्रस्तुत किया। तो कवि जब कविता लिखता है तो कविता लिखने के सर्जन के क्षणों में तो वह बिल्कुल स्वांता सुखाए लिखता है। उसके सामने कोई संबोध्य पाठक वगैरह नहीं होते हैं। यशाकांक्षा से या अर्थ की अभिलाषा से वो कविता नहीं रचता। खासतौर पे कविता भीतरी भावावेग से प्रेरित होकर अभिव्यक्त होती है। और जो कविता जितने कवि के हृदय के भीतर से पूरी ईमानदारी से निकलती है, वह कविता उतनी ही प्रभावशाली होती है। उदाहरण के लिए आशा मोर जी ने बताया कि उनके गुरुवर आदेश जी ने मदिरालय लिखा। हम जानते हैं बच्चन की मधुशाला के बारे में, उन्होंने मदिरालय से हमको परिचित कराया। तो दूर रहते हुए भी आदेश जी ने बच्चन की कविता मधुशाला के बरक्स अपनी कविता रखी। तो किस तरह से साहित्य देश और काल की सीमाओं को पार करते हुए आस्वाद के धरातल पर अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को वह प्रभावित करता है। पाठक, दर्शक, श्रोता अलग अलग स्तर के, अलग अलग आयु के, अलग अलग अनुभव के, अलग अलग वर्गों के हो सकते हैं। उनकी राजनीतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक आकांक्षाएं, उनके जुड़ाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साहित्य इन सबको एक सूत्र में पिरोता है और एक मंच पर लाता है। तो मेरा ये सोचना है कि साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाने में सबसे बड़ा योगदान होता है जब हम पढ़ाते हैं। तो जब, क्योंकि यहाँ पर विशेषकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बात आई है, तो सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक की होती है कि वो किस तरह से बच्चों में साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति। और एक बात भी मुझे बहुत पसंद आई जो बताया गया, क्योंकि मैंने स्वयं वारसा विश्वविद्यालय पोलैंड में भारत सरकार की ओर से मैं भेजी गई थी, 3 वर्ष वहां मैंने हिंदी पढ़ाई। और मुझे पता है कि किस तरह से अपनी संस्कृति और परिवेश से दूर रहकर अपनी भाषा में वहां के लोगों को निष्णात करना, वहां के बच्चों को। आज मेरे पढ़ाए हुए छात्र अलग अलग विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागाध्यक्ष में प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं वे पोलिश, लेकिन वे हिंदी का काम कर रहे हैं।
तो इस तरह से शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। बेशक ये कहना चाहिए कि सबसे पहली भूमिका छात्र की होगी, क्योंकि छात्र की अभिरुचि होगी, उसका मन होगा, तो उसका जुड़ाव होगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। दूसरी भूमिका होती है शिक्षक की। तीसरी होती है साहित्य के प्रति हमारे एटीट्यूड की, हमारी अभिवृत्ति की, कि हम किस तरह से, क्योंकि साहित्य पढ़ने पढ़ाने में अध्यापक भी होता है, आलोचक भी होता है, हर एक की अपनी पसंद होती है। जैसे अनूप भार्गव जी ने बात की, नरेश मिश्र जी ने बात की, सब लोग अपने अपने ढंग से, जरूरी नहीं है कि हर कोई लेखक ही हो, लेकिन साहित्य हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, प्रेरणा पाने के लिए पढ़ते हैं, जीवन पाने के लिए पढ़ते हैं। कई बार हमारे अंधेरे पलों में साहित्य रोशनी बन के उभरता है। जब कभी कोई सोचता है कि हम आज दर बदर सही, लेकिन गमे हयात, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर नहीं। तो जैसे एक व्यक्ति जो निराशा में डूबा हुआ है, बराबर दर दर ठोकरें खा रहा है, वो अपने आप को दिलासा दे रहा है किसी शायर की पंक्तियों को दोहराकर कि हम आज दर बदर सही, लेकिन गमे हयात, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर नहीं। तो हर रात की एक सुबह जरूर होती है। इस शेर में उसी बात को कहा गया है। तो शेर चाहे उर्दू का हो, चाहे फारसी का हो, साहित्य चाहे हिंदी का हो, तेलुगु का हो, पोलिश हो, ईरान का हो, किसी भी देश का हो, त्रिनिदाद का हो या मॉरिशस का हो, तो साहित्य अपने आप में एक प्रेरणा देता है, एक जीवन का संचार करता है। इसीलिए देश और काल की सीमाओं को लांघते हुए भी हमारे प्रेमचंद विश्व भर में जाते हैं, शेक्सपियर भारत आते हैं, कालिदास की शकुंतला, गेटे, जर्मन कवि गेटे के मन को मोहित करती है। तो साहित्य के लिए कोई सीमा नहीं है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और साधुवाद देना चाहूंगी विश्व हिंदी सचिवालय के अंतर्गत काम करने वाली हमारी प्रिय माधुरी जी, शुभंकर मिश्र जी, नीरज कुमार जी, जिनसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का मौका मिला। आप सबको और जितने भी हिंदी से जुड़े हुए अध्यापक गण, यहाँ विद्यार्थी गण हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और यह अपने आप हो रहा है, चाहे मातृभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, लेकिन यह जितना अपने आप स्वांतः सुखाय स्व प्रेरणा के रूप में हो, उतना ये ज्यादा फैलेगी। तो इन सबके साथ मुझे ये अवसर देने के लिए मैं आप सबको प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपने इस आभासी कार्यक्रम में सहभागी सभी शिक्षकों एवं छात्र प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का जिस गहन दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और निष्पक्षता से मूल्यांकन किया, वह अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायक है। आपने न केवल प्रतिभागियों को मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि उनके उत्साह एवं आत्मविश्वास को भी नई ऊर्जा प्रदान की। आपके प्रेरक विचारों और स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन हेतु हम आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इस स्नेह और सहयोग हेतु हम आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों, वक्ताओं तथा छात्र प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय, आपका स्वागत है। आदरणीय नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभार इस सम्मानित मंच पर मुझे फिर से बुलाने के लिए। वैसे तो आज हमारा कार्यक्रम जो है वो हर बार का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और इस बार का कार्यक्रम बहुत विशेष बन गया कि इसमें जो अध्यापिकाएं थी उनसे लेकर हमारी जो अध्यक्ष महोदया थी वे सभी हिंदी भाषा वाली थी
और हिंदी भाषी होते हुए भी वह हिंदी की शिक्षा दे रही थी। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। और जैसा कि आदरणीय माधुरी दीदी ने कहा भी कि हम लोग विदेशों में रहकर 4 या 5 भाषा बोलते हैं। तो जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमारी पहचान भारतीय होती है और दूसरी पहचान होती है कि हम हिंदी भाषी हैं। उसमें हमारी तीसरी या चौथी भाषा लोग नहीं जानते हैं। विश्व में सिर्फ हिंदी भाषी के रूप में हम जाने जाते हैं। तो यदि हम प्रयास करेंगे और आप लोगों की जो चुनौतियाँ सामने आई हैं, मुझे लगता है वो हम सबकी चुनौतियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम एक अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं और हिंदी भाषा को विश्वव्यापी बनाने में लगे हुए हैं। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ हमारी आज की आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय डॉक्टर शशि मुदिराज जी का। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का। आज शुभांकर मिश्र जी उप महासचिव जी उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे 3 प्यारे जो विद्यार्थी जुड़े हमारे साथ, जिसमें अरियल विदेशी, उनके तो मैं साहस को भी सलाम करती हूँ कि उन्होंने हिंदी अभी थोड़े समय में ही सीखी और फिर इतनी अच्छी कविता आदेश जी की, गुरु जी की उन्होंने सुनाई कि मन गदगद हो गया। और कविता भी वह चुनी जिसमें कि जीवन का आधार था। तो बहुत अच्छी कविता सुनाई बिटिया, बहुत बहुत आपका आभार। और हमारे हर्षदीप सिंह जी ने बताया, जैसा कि मैंने भी कहा, कि हम जब विदेशों में होते हैं तो हमारी पहचान सिर्फ हमारी हिंदी और बिंदी से होती है। तो वही एक हिंदी बिंदी हर्षदीप जी को जिसने प्रोत्साहित किया फारसी और पंजाबी से हटकर हिंदी भाषा सीखने के लिए, तो उसका बहुत बहुत आभार हर्षदीप जी आपका। और राहुल गजानन दांडगे जी ने आज के युवा होकर भी इतना अच्छा निराला जी के ऊपर उन्होंने बोला और कविता जिस स्वर में सुनाई, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। और आशा मोर जी, आपने भी बताया कि किस तरीके से चुनौतियों का आपने सामना करते हुए आप हिंदी पढ़ा रही हैं। और आपके जो विद्यार्थी हैं उसमें भी आयु वर्ग, सभी आयु वर्ग के लोग सीमित हैं और उसमें भी आप सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हिंदी पढ़ा रही हैं। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बलजीत कौर मैम ने भी बताया, जैसा कि ईरान की परिस्थितियां हम सबको ही मालूम है इस समय क्या चल रहा है ईरान में, और उस समय भी वे अपना कर्तव्य निभा रही हैं, अपने छात्र छात्राओं को हिंदी पढ़ा रही हैं। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय रजनी रणपीसे जी ने बताया कि किस तरह से, क्योंकि वो स्वयं भी हिंदी भाषी है, महाराष्ट्र में हिंदी बहुत कम बोली समझी जाती है, और बताया कि किस तरीके से वो छात्रों को बताती हैं, चीजों के उदाहरण देती हैं, चाहे वो चित्रकला से या फूल कहीं से चुनकर लाती हैं, कि हम विद्यार्थियों को ये समझ आए कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आप इतनी मेहनत करती हैं हिंदी सिखाने के लिए। और श्री संजय भारद्वाज जी का बहुत आभार, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आदरणीय अनूप दादा का अमेरिका से बहुत आभार। आदरणीय वेंकटेश्वर सर का बहुत आभार, अपनी टिप्पणियों से उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान की। और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय नरेश मिश्र सर जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें हिंदी हमारे आज के वक्ताओं के ऊपर बहुत ही संक्षिप्त गागर में सागर भरते हुए अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। आदरणीय रामशंकर जी का बहुत बहुत आभार। और हमारे आज के संचालक आदरणीय नीरज कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में फिर से हिंदी के लिए 2 दोहे प्रस्तुत करती हूँ। हिंदी है संस्कार की मधुर भावना राग, शब्द शब्द में घोलती प्रेम और अनुराग। भारत की पहचान है हिंदी का सम्मान, मातृभाषा की गूंज में बसा देश का मान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हुए, जूम से जुड़े हुए, फेसबुक से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों, श्रोताओं और साहित्य मनीषियों का हृदय से बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद। अभिनंदन नमस्कार, अभिनंदन धन्यवाद। अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मानंदन पांडे जी को इस प्रेरणादायी धन्यवाद ज्ञापन हेतु कोटिशः धन्यवाद एवं आभार। अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि।